माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी हां। हेलो एवरीवन, दिस इज रहीमन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट पेपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। फिर से एक बार है तैयार, आज करने जा रहे हैं कुछ नई शुरुआत इसी चैप्टर पे। जी हां, नई शुरुआत इस वजह से क्योंकि आज तक आपने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत के बारे में जाना हो, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पर एरिया या पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर जगह पे कितनी ताकत है, उसकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। वो सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आप कैसे हो, जिंदा हो, जाग रहे हो, सो गए हो। चैप्टर की बस शुरुआत हुई है, क्लास 12 की शुरुआत हुई है, मजा आ रहा है, बढ़िया है। कोई परेशानी में घूम नहीं रहे हो ना तुम कि सर ये डिफिकल्ट लग रहा है, वो डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ भी तुम्हें समस्या हो रही हो कि जिसमें मैं हेल्प कर पाऊं या ना कर पाऊं, फिर भी सुन तो जरूर लूंगा और कोशिश भी जरूर करूंगा तुम्हें सहायता करने की। लेकिन कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो बता यार, कुछ भी लग रहा हो तो। शिवानी, कनिका, प्रतीक्षा, अनुराग, गुनगुन, आर्यन, मोहित, प्रिंस, साक्षी, सनफ्लावर, काम्या, चिन्मय, उज्जवल, सुप्रिया, निकिता, अंकिता, शगुन, मनप्रीत, कविता, प्रिया, माधुरी, गन, नंदनी, अक्रीन, जन्नत, श्रद्धा। वाह भाई, बाय 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 बाय। अब किस का नाम लूं मैं, किस का नाम लूं? चैट तो बहुत तेजी से जा रही है। किस का नाम लूं दोस्त? किस का नाम लूं? किस का मैं नाम लूं? किस का नाम लूं? चलो किसी का नाम नहीं, लेकिन एक साथ तुम सबको सवाल पूछता हूं, सही उत्तर बताना, दम से उत्तर बताना, जान लगा के उत्तर बताना। और वो सवाल है हाउ इज द जोश। वो सवाल है हाउ इज द जोश। ठंडे तो नहीं हो गए ना क्लास 12 में आके? जो जुनून चढ़ा था कि क्लास 12 में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसी जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हो ना? कहीं ढीले पीले तो नहीं हो गए हो ना? होने भी नहीं दूंगा दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्लास 12 की जर्नी बहुत शानदार होने वाली है। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा हम क्लास 12 में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं जी, बहुत शानदार। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में, समझते जाना मेरे साथ साथ। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। तो हमने बोला था डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ओके सर, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई पूछे इसका यूनिट तो सर कूलम का मतलब चार्ज का कूलम होता है और 2a का मीटर होता है, तो कूलम इंटू मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। फिर डाइपोल के लिए हमने सीखा था कि डाइपोल से एक्सियल डिस्टेंस पे कोई पूछे, डाइपोल से एक्सियल डिस्टेंस पे कोई पूछे कि कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस से r, देन वी विल राइट कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय r क्यूब। और इस पॉइंट से इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताओ बेटा कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड kp डिवाइड बाय r क्यूब, kp डिवाइड बाय r क्यूब। ये बात याद है क्या आपको, या भूल गए हो? आधे या भूल गए हो? और किसी जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था, याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आर और थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली थी ऐसे, kp डिवाइड बाय r क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस क्या था यार, हाँ ऐसे 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, यही था ना फॉर्मूला। और 10 अल्फा क्या होगा तो उसके लिए लिखा था हमने 1/2 10 थीटा बाई 10 थीटा, ऐसे लिखा था। याद आया कुछ? ये सारी बातें हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी। अब किसी को याद नहीं है दोस्तों, पिछला सेशन देखना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। ये हमने किस में पढ़ा था? लेक्चर नंबर 6 में। आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7। और ये बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में वेरी IMP वाला टॉपिक था, वेरी
आईएमपी वाला टॉपिक था, इसको भूलना नहीं है। इसके डेरिवेशंस हमने किए थे। हाँ, एक और डेरिवेशन कोई बच्चा बोल रहा था कि हमारी किताब में दे रखा है, हमारे बोर्ड्स में बताते हैं। जैसे रिंग के लिए मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव 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 चार्ज होगा, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, डेरिवेशन नहीं करवाया था। तो लास्ट में जो दोस्त इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी सबके लिए कॉमन टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है यार। तो ये कहानी याद रखना कि जिन जिन बच्चों के स्टेट बोर्ड में पूछा जा सकता है या एनसीईआरटी में, मतलब उनकी किताब में दे रखा है, तो वो डेरिवेशन करवा दूंगा। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूंगा लास्ट में। ओके, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझना क्या है फ्लक्स। थाला फॉर अ रीजन, लेक्चर नंबर 7, और बहुत शानदार लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो प्यारा प्यारा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम सबको पता है हवा हर जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे अगल बगल हर जगह पे हवा है। लेकिन घर में हवा खाने के लिए तुम खिड़की जरूर रखते हो। रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो कि नहीं रखते हो? तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे है, लेकिन पर सेक्शन या पर्टिकुलर एरिया के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। ठीक है दोस्त? ओके ओके, ठीक है, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे पहले हमें एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ना है जिसको कहते हैं एरिया वेक्टर, जिसको कहते हैं एरिया वेक्टर। और सर एरिया वेक्टर भी होता है? एरिया वेक्टर भी होता है, जी हाँ, हमने क्लास 10th में ये पढ़ा था। अगर ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करूंगा और मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाहता हूं, और कॉपी पेन निकाल के रखना, समझते जाना मैं क्या बात बता रहा हूं। जैसे कि एक्सिस है एक्स, दूसरी है वाई, और ये है जेड, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा एक रख दिया हमने ऐसा स्क्वायर। कोई पूछे कि इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना, मैं बता देता हूं दोस्त कि इसकी लेंथ है बेटा ये ए और ये है बेटा बी। ओके, तो अगर क्लास 10th वाला कोई स्टूडेंट आएगा ना, क्लास 10th, तो क्या बोलेगा पता है? एरिया ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। लेकिन अगर कोई क्लास 11th पढ़ के अच्छी तरीके से पढ़ के आया होगा ना क्लास 11th, तो वो क्या बोलेगा पता है इसका एरिया, इसका एरिया, ये एरिया के बारे में क्या बोलेगा पता है? ऐसे ऐसे, ध्यान से देखना, क्लास 11th वाला, ये इतना ए है और ये इतना बी है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, क्लास 11th वाला एरिया ऐसे बोलेगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ऐसा बोलेगा। ठीक है, ये क्लास 11th वाला कि सर ये और ये, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको नहीं पता उनको बता देता हूं कि साइन वाला एंगल आता है और इसका रिजल्टेंट जो आता है ना, वो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है। ये एन है वो ए से भी परपेंडिकुलर और बी से भी परपेंडिकुलर। ए मतलब एक्स की डायरेक्शन में, बी मतलब वाई की डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ए और बी यानी कि एक्स और वाई दोनों से परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है कोई पूछे तो 90 डिग्री है दोस्त, 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे ए बी साइन 90, ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सो यू कैन राइट इट्स ए बी। और कौन सी डायरेक्शन में? एन इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है, एन इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट यानी कि ए कैप, और एन इज परपेंडिकुलर टू बी कैप। ओके सर, तो ये दोनों से परपेंडिकुलर होता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट कि ये ए बी या तो एक्स और वाई से परपेंडिकुलर, मतलब यानी कि पॉजिटिव जेड में हो सकता है, पॉजिटिव जेड में हो सकता है, या फिर हो सकता है ये ए बी नेगेटिव जेड में। क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ कि ना बोल। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अभी क्वेश्चन समझ रहा हूं, ये समझ में आया? पहले मैं जो समझा रहा हूं वहां पर ध्यान देना, लिखी हुई बातें तो आती जाएगी, समझा दूंगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अभी तो मैं जो समझा रहा हूं वो देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओके, तो क्लास 10th के हिसाब से ए इंटू बी खत्म, लेकिन क्लास 11th के हिसाब से हम लिखते हैं एरिया वेक्टर ए क्रॉस बी। क्रॉस मतलब कि साइन थीटा वाला प्रोडक्ट, और इसके पीछे वेक्टर की साइन भी डिनोट की जाएगी, इसलिए एन के पाया। एन ये दोनों से परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है जो कि 90 डिग्री यहां पर मिल रहा है, तो 1 हो गया। ठीक है सर। और एन के इक्वल हमने क्या कर दिया? जेड कर दिया। क्यों जेड किया? आपको समझ में आया कि जेड है वो एक्स से परपेंडिकुलर है और वाई से भी परपेंडिकुलर है,
इस वजह से। ओके अब देखो थोड़ा इसमें है ना, मैं मास्टरी करवाने की कोशिश करता हूं तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा मास्टरी करवाने की कोशिश करता हूं, तुमसे सवाल पूछता हूं तो तुम ऑटोमेटिकली इस चीज का आंसर दे पाओगे। ध्यान से देखते जाना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, देखना ध्यान से। ये वाई एक्सिस ओके सर, ये एक्स एक्सिस ओके सर, ये जेड एक्सिस ओके सर, ठीक है। अब यहां पर बेटा एक गोला गोला बना दिया है, यहां पर एक गोला गोला बना दिया है, ये गोले की रेडियस है आर। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, पहले एक आसान सवाल पूछ लेता हूं। ऐसा ऐसा डिंग 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 डिंग, एक ऐसा डिंग 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 डिंग। देखना ध्यान से देखना बेटा। अब ये साइड है ए, ये साइड है बी, डिंग 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 डिंग, ये एरिया निकालना है। लो बताओ, ये एरिया निकालना है। एक्सिस बता देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। बताओ इसका एरिया कैसे लिखेंगे, बताओ इसका एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर कैसे आएगा। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी तो सबको पता है, लेकिन कौन सा, तो देखो ये वाई जेड प्लेन में है, कोई ध्यान से देखे तो ये वाई जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। अगर ये वाई जेड प्लेन में है दोस्त, तो इसका रिजल्टेंट या तो पॉजिटिव एक्स में होगा, या तो पॉजिटिव एक्स में होगा ऐसे, या फिर नेगेटिव एक्स में होगा। ओ आया आया, समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया, वाह वाह यार, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने आंसर निकाल पाओगे। वाह मेरे दोस्त, वाह वाह मुन्ना, वाह वाह। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डिंग 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 डिंग। ओके ये है, इसकी रेडियस बेटा आर है। बताओ इसके लिए, ये क्वेश्चन 2। अब बताओ इसके लिए, मान लीजिए ये एक्स केप, ये वाई केप और ये जेड केप। कौन से प्लेन में है दोस्त, ये ध्यान से देखो तो ये एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो इसका एरिया डिंग 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 करके लिखेंगे हम, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर तो है ही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन, एक्स जेड, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर। या तो वो हो सकता है वाई के पॉजिटिव में, या फिर पाई आर स्क्वायर नेगेटिव वाई के में, नेगेटिव वाई के में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाह 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 वाह। ए बी, हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि इसका एरिया वेक्टर ऐसे आगे निकला हो सकता है या ऐसे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हुआ, ये एरिया वेक्टर हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। ये एरिया वेक्टर इससे ऊपर भी हो सकता है या फिर ऐसे नीचे भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो ऐसे ऊपर या नीचे हो सकता है। पक्का समझ में आ रही ना ये बात, समझ में आ रही ना? ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बच्चों ये सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट जिसकी रेडियस, किसने बोला पाई कैसे आया बेटा, ये सर्कल, इसकी रेडियस आर, तो हम लिखते थे सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर। बेटा क्या खाते हो तुम, बेटा क्या खाते हो और क्या निकालते हो। y क्यों आया, y क्या है, इन x और z इन प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, x से भी परपेंडिकुलर और z से भी परपेंडिकुलर। क्या हो सकता है, y ही तो हो सकता है। हाँ सर्कल है इसलिए पाई आर स्क्वायर लिखा। ओके ओके बढ़िया। अब देखो ये ओपन सरफेस की बात है। ओपन सरफेस में खास बात क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा और एरिया वेक्टर है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या, सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास हो दोस्त एक क्यूब, क्या है, क्यूब, पूरा का पूरा क्यूब, तो इसमें जो एरिया वेक्टर लिखते हैं ना, जैसे कि पहली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर लिखते हैं ना, वो इसकी आउटवर्ड सरफेस के
रिगार्डिंग हम करेंगे। जैसे अंदर भी हो सकता है, बाहर की हो सकता है, लेकिन हम कौन सा वाला पसंद करेंगे? बाहर वाला पसंद करेंगे। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हुआ। ठीक है, सेम गोज विथ दिस साइड, ये दूसरी साइड। ध्यान से देख, डिंग 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 डिंग, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कि अगर क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड बॉडी है, तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा। आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। कोई पूछे ये पीछे वाले के लिए, कोई पूछे ऐसे पीछे वाले के लिए, ध्यान से देख, ये कोई पीछे वाले के लिए, तो उसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा? ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में डिंग करता हुआ। हाँ, कोई पूछे ये नीचे वाले के लिए, कोई पूछे ऐसे नीचे वाले के लिए, डिंग 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 डिंग, कोई पूछे ऐसे नीचे वाले के लिए, तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा? ऐसे डिंग करता हुआ नीचे आएगा। क्या समझ में आएगी एरिया वेक्टर की कहानी? क्या समझ में आएगी ये एरिया वेक्टर की कहानी? पक्का? एरिया आज से एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, एरिया आज से एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में लेंगे हम? कौन सी डायरेक्शन में लेंगे हम? इसकी डायरेक्शन हम पसंद करेंगे जो भी सरफेस जिस प्लेन में होगी। जैसे यहां पर वाईजेड प्लेन में है तो इससे परपेंडिकुलर एक्स होगा, तो एक्स की डायरेक्शन में। यहां पर एक्स जेड प्लेन में तो इनसे परपेंडिकुलर कौन सी है? वाई की डायरेक्शन, तो वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, इस वजह से। ओके, याद रख लेना बेटा, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स कैप भी यूज किया जाता है, और कई कई किताबों में आई कैप भी है, ज्यादातर हम आई कैप यूज करेंगे। ये वाई कैप है तो वाई कैप को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और ये जेड कैप है तो जेड कैप को रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखना, दिमाग में रखना। ओके ओके, याद रहेगा। नाउ बैक टू द बेसिक। अब हम आते हैं हमारे प्यारे टॉपिक, मेन टॉपिक पे, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि हवा हर जगह पे है, लेकिन एक खिड़की में से पास होने वाली हवा के बारे में क्या हवा आ रही है, बात करते हैं। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड शुम 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 शुम, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे है, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाली फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं। पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाली, ध्यान से देखना, पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाली, ये रही पर्टिकुलर एरिया, ये रहा वो पर्टिकुलर एरिया। ये पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, और ये एरिया। अभी कोई पूछे इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास हुई, कितनी फील्ड लाइन पास हुई, तो एक दो फील्ड लाइन पास हुई। ठीक है, ठीक है, दो फील्ड लाइन पास हुई, तो हम ऐसा लिखते हैं कि भाई फ्लक्स क्या है? फ्लक्स 5E इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखना, अब सीधी सी बात समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी? सिंपल तरीका कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर, क्या है, क्या मेजर करता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस, खत्म बेटा। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हुई, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। खत्म बेटा, लाडले, समझ आया क्या? तो इन शॉर्ट ये क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है उस एरिया में, उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो रिप्रेजेंट करता है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊं तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा? क्या फ्लक्स बढ़ेगा? यस और नो, यस और नो। माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊं? मतलब पहले देखो ना, दो ही लाइन थी, अगर मैं इसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा दूं, 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार, फील्ड लाइन और बढ़ा दी, तो क्या नंबर ऑफ पासिंग, मतलब जो फील्ड लाइन यहां से पास हो रही है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ, अभी समझा रहा हूं, लिखवा कुछ भी नहीं रहा हूं। हाँ, बात तो आपकी सही है, तो ये बात ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा? फ्लक्स 5E इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा? मैं इसका एरिया, देखो ना ये छोटा था, इससे मैंने एरिया ऐसा इतना बड़ा कर दिया, क्या अब फील्ड लाइन ज्यादा पास होने लगी? एरिया बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ गया। हाँ, मैं कल आड़ ले, ये बात तो दोनों सही है। अब तीसरी, इससे भी शानदार बात और शातिर बात, तीसरी इन दोनों से समझदार और शातिर बात, अगर मैं दोनों का एंगल चेंज करूं, मतलब पता क्या चला? पता है हमें, यह पता चला है कि फ्लक्स इज डिपेंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर,
फिर पता चला है कि फ्लक्स 5E इज डिपेंड्स ऑन एरिया। ओके, और तीसरी बात देखो, फील्ड लाइन एज इट इज, फील्ड लाइन एज इट इज, लेकिन मैं इस सरफेस को लेटा दूं, सरफेस को ऐसा कर दिया है, ए भाई ये क्या किया, नल में पानी आ गया बेटा, सरफेस को मैंने लेटा दिया, तो अब इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन कम हो गई ना। मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि आपने सरफेस को कैसे रखा है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच के एंगल पे भी ये चीज डिपेंड करती है। तो इस वजह से फ्लक्स 5E का फॉर्मूला बनता है प्रोपोर्शनल टू E, प्रोपोर्शनल टू A और प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये कोस थीटा वाला फैक्टर आता है, और कहीं पे भी बेटा कोस थीटा है तो याद करना फ्लक्स 5E हम लिखते हैं, फ्लक्स 5E इज इक्वल टू लिखते हैं E डॉट ए, कोस मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, तो E डॉट E, E डॉट E। ओके सर, E डॉट है, तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला हुआ है, E डॉट E। क्या याद रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिकली फॉर्मूला बना है। कोई पूछे इसमें कि इसका यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लो अभी बता देता हूं, कोई बड़ी चर्चा नहीं है दोस्त, कोई बड़ी चर्चा नहीं है। यूनिट कैसे लिखेंगे? SI यूनिट, हाँ SI यूनिट, SI यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, लो बन गया बेटा काम। MLT फॉर्म क्या आप डिराइव कर सकते हो? MLTA फॉर्म क्या डिराइव कर सकते हो? ओके, ये बताओ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर और स्केलर, कौन सी क्वांटिटी है ये? कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ये? देखो दिखने में जरूर ये वेक्टर लग सकता है क्योंकि हम डायरेक्शन की कब से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछे तुम्हें कि डॉट प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, डॉट मतलब कोस के आगे पीछे कोई डायरेक्शन की बात नहीं है बेटा, तो इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इतना है तो है, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करता, नहीं करता। भूल गए तुम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, भूल गए बच्चा, तुम भूल गए। ऐसा लिखा करते थे कि A डॉट बी तो आ जाएगा AB कोस थीटा, और इसमें कोई भी डायरेक्शन का यूज नहीं होता। यहां पर अगर लिखते हैं A क्रॉस B, देन वी नीड टू क्लैरिफाई इट्स अ डायरेक्शन, तो AB साइन थीटा और ये n केप लिखते हैं। और ध्यान से देख, अगर A डॉट बी, A का अगर डायरेक्शन दे रखी है तो A का x केप, B का x केप, फिर y का A का y वाला पार्ट, B का y वाला पार्ट, प्लस A का z वाला पार्ट, B का z वाला पार्ट। ओहो, और यहां पर कैसे सोल्व करते थे? ऐसे याद कर, ऐसे डब्बा बनाते थे, I J और ये K, I J और K, AX AY और ये AZ, BX BY और ये BZ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी वाली बात है, यहां से रिजल्टेंट जो मिलता है ना इसका, ये वेक्टर है, ये पीछे n केप, ये वेक्टर, यहां पर वेक्टर नहीं बता, ये स्केलर की बात है, और यही अभी हम यूज कर रहे हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बनती है। ठीक है, भूल मत जा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये।
ठीक है, ओके। तो मैंने देखो इसके है ना पॉइंट लिख दिए सारे के सारे कि इट्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ओके। एरिया से मल्टीप्लाई हुआ ना इस वजह से, और डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन वी कैन राइट ई ए कोस थीटा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसके बेसिक बेसिक फॉर्मूला बना देता हूं। इफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन, देखना इसके बहुत सारे फॉर्मूले बना देता हूं, जैसे कि इफ, जैसे इसके बहुत सारे केसेस बना देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन यू नीड टू राइट डी 5E, छोटा फ्लक्स लिखेंगे, तब छोटा फ्लक्स लिखेंगे तो E डॉट डी ए यूज करेंगे, E डॉट डी ए यूज करेंगे। अगर इंटीग्रेशन करना है तो d5E, तो ये हमें 5E पूरा का पूरा मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में E डॉट डी ए लिखेंगे। याद रखना बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो। दूसरा, अगर एंगल दे रखा है थीटा इज गिवन, चलो थीटा तो छोड़ो, अभी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अब सीधा आ जा यहां पर, यूनिफॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म दे रखा है, तो वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो ध्यान से देख, तो फ्लक्स 5E कैन बी राइट इज E डॉट ए, तो EX AX प्लस EY AY प्लस EZ AZ। तीसरा, यूनिफॉर्म है और वेक्टर, यूनिफॉर्म है और थीटा दे रखा है, थीटा इज गिवन, देन यू कैन राइट 5E इज इक्वल टू EA कोस थीटा, EA कोस थीटा। क्या ये तीनों के समझ में है? क्या तीनों के समझ में है? मैं बहुत बार अभी क्वेश्चंस में यूज करूंगा, मैं बहुत बार अभी क्वेश्चंस में यूज करने वाला हूं। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो ये यूज करेंगे, तो ये डब्बा यूज करेंगे। अगर यूनिफॉर्म है और थीटा दे रखा है तब ये यूज करेंगे, है तो वही के फॉर्मूले, वही के वही फॉर्मूले। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आएगा? आएगा, समझ आएगा? वंशु बेटा माफ कर दे, क्यों कोस थीटा लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया? अरे भाई गोबू, गोबू, ये देखना क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है, ये क्लास 11th में पढ़ाया था। बता रहा हूं फिर भी बोल रहा है दोस्त, ये तो गलत बात है ना। अगर तुमने क्लास 11th में मक्कारी की तो कोई बात माननी पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की ज्यादा केसेस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक कहानी याद रखना, क्वेश्चन याद रखना। ओके, बढ़िया बढ़िया। ध्यान से देखो, अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझते हैं। जैसे कि इसको है ना डिकोड करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है एकदम। ये पूरी स्लाइड जिसने कैच कर ली ना, आप सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। अभी पीएचडी करवा दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, लेकिन ये जितनी बात बताई वो समझ लेना। और उसमें भी खास करके ये दो केस, खास करके ये दो केस ज्यादातर जेई नीट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जेई नीट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी में भी आ जाते हैं दोस्त, तो ये काम का है, ठीक है। अभी कोस थीटा की थोड़ी सी बात बता देता हूं। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 90 हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तब क्या होगा? ध्यान से देख, तो हमारे पास एक सरफेस, हमारे पास है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता देता हूं, ध्यान से देख। शुम 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 शुम। ध्यान से देख, हमने क्या किया, किताब को पहले ना ऐसे रख दिया है, ध्यान से देख, ये रखा, ये रखा, ध्यान से यार देखते जा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर किसी को नहीं याद रहा तो लिखते जा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फ्लक्स 5E इज इक्वल टू EA कोस थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं तीनों के तीनों केस समझाने वाला हूं, तीनों इंपॉर्टेंट केस समझाने वाला हूं। तो सुनना, ये ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे करके रख दिया। देखो ड्रॉ भी कर देता हूं, ये रहा शुम 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 शुम, ये रहा।
ये रहा एरिया। ओके, इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? सर इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा? 0 बेटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो गया, तो फ्लक्स 5E इज इक्वल टू EA कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो E इंटू ए। बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म। क्या आया? पहला पार्ट समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आया? ओके। दूसरे केस में ऐसे रखा हुआ था ना पहले, अब मैंने इसको लेटा दिया। अब मैंने इस सरफेस को ऐसे लेटा दिया, ध्यान से देख, ये सरफेस को मैंने लेटा दिया, तो ये सरफेस ऐसी दिखेगी कुछ, ये सरफेस कुछ ऐसी दिखेगी। ध्यान से देख लो, अरे ध्यान से देख, अरे मुन्ना ध्यान से देख लो, ये सरफेस कुछ ऐसी दिखेगी। हाँ, इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर या नीचे ऐसे जाएगा, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ऊपर, तो ऐसे ऊपर भागेगा। दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, किस किस के बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर बन गए हैं। हाँ यार, ये बात भी सही है। तो फ्लक्स 5E इज इक्वल टू EA कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। फ्लक्स ही नहीं मिला, कैसे मिलेगा? फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर से, एकदम पास हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया पता है? इसको क्लोज समझना थोड़ी देर के लिए। हाँ, इसको क्लोज समझना। ऐसा है, ये ऐसा है, डिंग 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 डिंग। इसको क्लोज समझना। तो मैं बात कर रहा हूं इस सरफेस की, ठीक है, इस सरफेस की बात कर रहा हूं। इसका एरिया वेक्टर क्या ऐसे बाहर निकलेगा? हाँ, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। हाँ, ये ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा। क्या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ना 180 डिग्री का एंगल बन रहा है? ये दोनों एंटी पैरेलल है जी, बात तो आपकी ये भी सही है। तो फ्लक्स 5E कैन बी राइट एज अ EA कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस में -1, तो माइनस EA। फ्लक्स नेगेटिव मिला यार इसमें, तो मतलब कि फील्ड लाइन अंदर जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर है, तो अंदर जाते वाले फ्लक्स को हम माइनस बोलेंगे। आज से याद रख ले। देखना, ये उल्टा है, उल्टा ऐसे, पहले हमने ऐसा रखा था, अब ये उल्टा कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसा बोलेंगे कि एंटर होने वाले फ्लक्स को, फ्लक्स एंटर होने वाला जो भी होगा ना, उसको हम नेगेटिव साइन दे देंगे। देखो ना, ये फील्ड लाइन अंदर ही तो गई, ये फील्ड लाइन यहां से अंदर ही तो गई, तो ये नेगेटिव फ्लक्स मिला। और जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, ये देखो उस सरफेस से, मतलब इसको भी अगर मैं पूरा ट्राइंगल, पूरा क्यूब बनाऊं, तो ऐसे कुछ बन जाएगा। तो अगर फ्लक्स एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है या आउट हो रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव से डील करेंगे। और परपेंडिकुलर वाले केस के लिए तो 0 ही बन रहा है। क्या समझ आया? क्या समझ आया? अरे हटा सावन की घटा, अब तक की सारी बातें समझ में आई तो बोल बेटा स्वाहा। तुम थोड़ी देर तुम्हारी कमेंट पढ़ लेता हूं। क्या है बात? गौरव सैनी, बेटा कुछ अच्छी बात हो तो बताओ। चैप्टर अपना समय आएगा तब समाप्त हो जाएगा दोस्त, तुम चैप्टर की टेंशन मत लो। हाँ, ओके ओके, बढ़िया। जजंतरम ममंतरम, जजंतरम ममंतरम। आ जाओ। अब है ना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तैयार रहना, तैयार रहना। बहुत प्यारे प्यारे और हटके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तीनों केस तुम्हारे सामने, नजरों के सामने, आंखों के सामने, पर्दे के पीछे। अब क्वेश्चंस के लिए तैयार हो आप? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते जाओ, पढ़ना अच्छे से, पढ़ना अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू
8 आई केप 4 जे केप और 3 के केप न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है, सरफेस एरिया जिसका दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो जो चीजें पहले दे रखी है ना उसको अच्छे से लिख लीजिए। गिवन डाटा के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है 8 आई केप प्लस करके, ध्यान से देखना 4 जे केप प्लस करके 3 के केप। लास्ट में दोस्त इसमें दिखाऊंगा सीबीएसई ने क्या सुंदर क्वेश्चन पूछा था, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा था, देखते जाना। और एरिया वेक्टर ध्यान से देख बेटा, ये 100 मीटर स्क्वायर है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं दे रखी, एक्स वाई प्लेन दे रखा है। तो अगर एक्स वाई प्लेन दे रखा है तो बेटा डायरेक्शन कौन सी हुई, एरिया की डायरेक्शन कौन सी हुई, बता 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 बता। एक्स वाई प्लेन, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्स से भी परपेंडिकुलर और वाई से भी परपेंडिकुलर, ऐसा तो क्या हो सकता है। और एक के केप इन दोनों से परपेंडिकुलर हो सकता है, तो के केप ले लो ना। हाँ ये तो सोचा ही नहीं, के केप जेड की डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, यूज कर लीजिए। क्या था, ध्यान से देख, फ्लक्स 5E का फॉर्मूला क्या था, E डॉट ए था। अब एक में थीटा वाला, अगर थीटा गिवन है तो ई ए कोस थीटा यूज करेंगे, यहां पर थीटा नहीं गिवन है, कौन सा पार्ट यूज किया जाएगा, वेक्टर फॉर्म यूज किया जाएगा, वेक्टर फॉर्म यूज किया जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि आई जे केप में कहानी चल रही है। तो ऐसे EX AX प्लस EY AY प्लस EZ AZ। हाँ EX कितनी है बेटा, 8 है, लेकिन एरिया एक्स की डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। AY कितनी है बेटा, 4 है, लेकिन y की डायरेक्शन में एरिया है ही नहीं। प्लस EZ कितना है बेटा, 3 है, y की डायरेक्शन, z की डायरेक्शन में x कितना है, एरिया कितना है, 100 है। लो बेटा पहला तो 0 हो गया, 0 प्लस हीरो 300, तो 300 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स 5E आ गया। हो लो बेटा आंसर आ गया। हो क्या आंसर सही आया, क्या तुम्हें करना आया, ये क्वेश्चन करना आया, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बता। अरे अनिकेत रुक जा बेटा, रुक जा। ओके बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं, एक बार पढ़ के सिखाता हूं। क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, हम वो सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 × 10⁻³ और कौन सी डायरेक्शन में, आई केप में है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। फ्लक्स हमें निकालना है किसके लिए, स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to YZ प्लेन। YZ प्लेन में बताओ बेटा, बता, ये बता। अरे मेरे गुलाटी भाई ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें समझ में आ गई कि ये तो दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ आई केप में, ये तो पता है सर हमें, लेकिन हमें एरिया के बारे में पता नहीं है। तो साइड दे रखी है बेटा, साइड स्क्वायर की, तो A² लिख लेंगे एरिया। हाँ और YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन मतलब कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, आई केप होना चाहिए ना, इन दोनों से परपेंडिकुलर, YZ दोनों से परपेंडिकुलर मतलब आई केप होना चाहिए। ओके सर, और मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 को 10⁻⁻1 मीटर लिख दीजिए। तो -2 आई केप में मीटर का स्क्वायर। एरिया निकल के आ गया। लो बेटा कर दो अपना कमाल, दिखा दो अपना जलवा। क्या करेंगे, निकालेंगे फ्लक्स 5E। फ्लक्स 5E मतलब एक तरह से क्या है पता है, ऐसा है, ध्यान से देख, ये स्क्वायर की प्लेट ऐसे डिंग 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 ऐसे रखा हुआ है। ये है Y, ये X ऐसा रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, फ्लक्स 5E कैन बी राइट, दोनों आई केप में है तो E डॉट A, सीधा कर सकते हो EX AX डायरेक्टली। ध्यान से देखना, 5 × 10⁻³ और ये बेटा 10⁻⁻², तो बन जाएगा बेटा 50 न्यूटन पर कूलम
इंटू मीटर स्क्वायर बन गया। हो 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 हो। अरे रूट थ्रू कहां से ला दिया। अब यहां पर कहानी है, ये नई नई कहानियां बनाते जा रहे हैं सीबीएसई तुम्हारे लिए। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ अगर वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कौन? प्लेन। प्लेन तो देख अभी प्लेन कैसा है, अभी प्लेन ऐसा है, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर प्लेट, ये अभी प्लेन कैसा है, ऐसा है। ये अभी एरिया वेक्टर और ये एक्स की डायरेक्शन दोनों सेम ही है। अभी ये एरिया वेक्टर और एक्स की डायरेक्शन दोनों सेम ही है, ध्यान से देखता जाइए, दोनों डायरेक्शन अभी सेम ही है। अब अगर इसको रोटेट किया, ऐसे घुमाया, ध्यान से देखना, ध्यान से देख, मैंने इसको घुमाया थोड़ा सा, ध्यान से देख, थोड़ा इसको घुमाया तो कितना एंगल बनाया इसने? एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया इसने? सर ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये प्लेन ने कितना एंगल बनाया ना एक्स एक्सिस के साथ, वो क्वेश्चन में मेंशन है। ये मेंशन है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। तो ये अगर 30 है तो एरिया वेक्टर ने तो 60 डिग्री एंगल बनाया होगा। 60 डिग्री तुम्हारा थीटा होगा। ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है? इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, देख लो। तो दिमाग यहां पर यह है कि सर व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इफ प्लेन में का 30 डिग्री। प्लेन के 30 डिग्री से क्या होता है, हमें तो प्लेन का वेक्टर यानी एरिया वेक्टर जो एंगल बनाएगा ना वो लिखना है मेरे लाल। आया समझ? आया क्या पूछा है, क्या पूछा है? सीबीएसई इसी बातों पे खेलता है कि क्या पूछा है। तो फ्लक्स 5e कैन बी राइट एज ई ए कोस 30 डिग्री। नहीं, गलत है। ऐसे लिखेंगे फ्लक्स 5e इज इक्वल टू ई ए कोस 60 डिग्री। ये है हमारा एंगल 60 वाला। ई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻3, ए की वैल्यू 10⁻⁻2 और कोस 60 डिग्री 1/2 हो। ये मिल जाएगा 25 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन था बेटा, मतलब उसमें भी दूसरा पार्ट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। आया? देखो इसीलिए क्वेश्चन को है ना पढ़ता भी जा रहा हूं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी ना दोस्त, वो तुम समझते जा रहे हो कि क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसे तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, ओके। ओके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लेना। स्टार यहां पर तुम्हारी क्लास का टॉपर घूम जाएगा, एक बार चेक करना, पूछना उनसे भी। ओके, तो 25 इसका आंसर आएगा। ओके, एक थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखना। किस में कितना है दम, जम के रखना कदम, ओ मेरे साथिया। ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ रही है, छू,
देखना टिचुक 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 करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। हालांकि मैं हाथ से भी ड्रॉ कर सकता, लेकिन मजा इसमें आता है एकदम चटाक करके आती है। शुम, ये शुम, ये शुम, ये ट्यूम। ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, आधा कटा हुआ सर कटा बेटा, सर कटा स्फीयर है। तो सर कटे स्फीयर में से अंदर घुसने वाली फील्ड की वजह से फ्लक्स कितना होगा। हेमिस्फीयर शेल दे रखा है, रेडियस आर है इसकी, दिखा भी देता हूं दोस्त, ये रही इसकी रेडियस, डिंगिंग, ये रेडियस आर है। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड एज शोन, ये डायग्राम में दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई दे रखी है, ओके। और क्या है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वजह से फ्लक्स कितना होगा, फाइंड द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। देखो कैसे निकालते हैं, दिमाग जो जिस बंदे के पास है दिमाग वही क्वेश्चन को कर पाएगा समझ, जिसके पास दिमाग है ना वही समझ पाएगा। अब देखो दिमाग वालों के पास पहले ये डाउट आएगा, ये तो कर्व्ड सरफेस है बेटा, ये तो कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस के लिए मैं कैसे निकाल सकता हूं, जरा सोच समझ के देखना। ये तो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में मैं कैसे निकालूंगी, यहां से भी फील्ड लाइन गई होगी, यहां से भी फील्ड लाइन गई होगी, यहां से भी फील्ड लाइन गई होगी, यहां से फील्ड लाइन गई होगी, यहां से भी, मैं कैसे फ्लक्स निकालूं भाई, मैं कैसे फ्लक्स निकालूं, घबरा जाएगा वो, घबरा जाएगा कि कैसे मैं फ्लक्स निकालूं। लेकिन दिमाग वाला फिर ये भी तो सोचेगा कि जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेगी उतनी ही फील्ड लाइंस इस वाले पार्ट से, ये जो सेंटर नीचे वाला पार्ट है ना, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें से एग्जिट भी तो करेगी। ओ, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, नहीं सोचा था, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्या, कि जितनी फील्ड लाइन यहां से एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइन यहां से एग्जिट भी तो करेगी। ओ, ये था दिमाग। हाँ, यहां से जितना फ्लक्स इन हुआ उतना ही फ्लक्स यहां से आउट हुआ होगा। बस फर्क यह है कि फ्लक्स जो इन हो रहा है वो नेगेटिव लेते हैं, फ्लक्स जो आउट हो रहा है वो पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जितनी फील्ड लाइन अंदर घुसी है उतनी फील्ड लाइन बाहर भी तो निकली होगी, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, नेट फ्लक्स जीरो हुआ होगा। कैसे, कि जितनी फील्ड लाइन, जितना फ्लक्स अंदर घुसा उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकला, उतना ही फ्लक्स आउट निकला। बस जितना अंदर गया, मतलब सीधी बात बताऊं तुम्हें, तो अंदर गया उसको नेगेटिव बोलते हैं, बाहर निकला उसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या है, तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं सर, तो उससे फायदा क्या हुआ? अरे फायदा ये हुआ मेरे दोस्त कि तुम आउट होने वाला फ्लक्स निकाल लो ना, आउट होने वाला फ्लक्स तो आराम से निकाल सकते हो, ई है, इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में लीजिए, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर। लो बेटा, बात खत्म हो गई। ओह, मतलब कोई कर्व्ड सरफेस से पूछे, कोई कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पूछे तो कितना लिखेंगे, फ्लक्स जो भी है बेटा, ये फ्लैट सरफेस से, फ्लैट सरफेस का जो भी फ्लक्स मिलेगा उसके जितना ही होगा, लेकिन ये नेगेटिव में होगा, तो ये E इंटू पाई आर स्क्वायर, E इंटू पाई आर स्क्वायर। ले, ये आंसर आ गया। ये थी कहानी। क्या समझ आया? दिमाग में बैठा, दिमाग में बैठा, क्या दिमाग में बैठा ये बात? यूनिफॉर्म फील्ड का होना जरूरी है इसके लिए, और क्लोज्ड सरफेस का होना भी जरूरी है। यहां पर एक कंप्लीट बन रहा था ना, इस वजह से आया। तो आज से है ना, अभी से है ना, शकुनी मामा की एक ट्रिक, शकुनी मामा की एक बात याद रख लेना। क्या पता है? शकुनी मामा की एक बात याद रख लेना कि कहीं पे भी तुम्हें क्लोज्ड ऑब्जेक्ट दिख जाए, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट दिख जाए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जितना फ्लक्स अंदर घुसेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, जितनी फील्ड लाइन अंदर घुसेगी उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इस वजह से नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यह है शकुनी मामा की टिप, यह है शकुनी मामा की टिप कि जितनी फील्ड लाइन यहां से अंदर घुसी उतनी ही फील्ड लाइन यहां से बाहर निकली। अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए,
नेट फ्लक्स जीरो, जितना अंदर उतना बाहर, जितना अंदर उतना बाहर, जितना अंदर उतना बाहर, जितना अंदर उतना बाहर, नेट फ्लक्स जीरो। हो हो हो, याद रहेगा क्या क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कोई क्लोज सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो ये बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा जीरो। हमजा गिव यू नंबर, नो सॉरी सॉरी, माफ करो, ओके हम जाके दीवाने, याद रहेगा ये, याद रहेगा ये। अब मैं क्वेश्चन करवाऊं एक, अब मैं क्वेश्चन करवाऊं, क्वेश्चन करवाऊं, जितना फ्लक्स अंदर उतना ही फ्लक्स बाहर, फ्लक्स जितना अंदर उतना ही फ्लक्स बाहर, इस वजह से। ओके ओके यार, एक तो तुम ये छुट्टी 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 क्या लगा रखा है, ये क्या होती, तुम 12th में आ चुके हो, अब तो समझदार हो जाओ। मैं उस क्लास के मैथ्स के टीचर की जैसे थोड़ी हूं कि जैसे बोला मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा, ऐसे थोड़ी कर रहा हूं मैं। होता है ना, हमारी क्लास में भी थे मैथ्स के टीचर ऐसे थे कि भाई उसके लिए कोई भी टैलेंटेड हो, कितना भी मेहनती बच्चा हो, चाहे वो मतलब ढोर जैसा बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, होशियार हो, फर्क नहीं पड़ता, टैलेंटेड हो, पॉपुलर हो, कुछ नहीं बेटा, उनके दिमाग में ये चला मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जा सकता, तुम सब झूठ बोल रहे हो, बंक कर रहे हो। मतलब वो ऐसी मानसिकता वाले होते हैं ना टीचर, हमारे मैथ्स के टीचर ऐसा होते थे, मतलब वो स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे थे, कितनी भी सुसु आ जाए लेकिन नहीं जाने देते थे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ बेटा, सुसु आ रही है मोबाइल साथ में लेके जाओ, पानी पीना है मोबाइल साथ में लेके जाओ, खाना खाना है खाओ, चिप्स खाओ, मैगी खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन मेरा सर मत खाओ छुट्टी के नाम से। हाँ आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन करते हैं, लो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक बार करके दिखाना, एक बार करके दिखाना, एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाना, क्या आंसर आएगा। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। लो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म रीजन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 500 दे रखी है, एक्स मीटर में है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न्यूटन पर कूलम में है, तो फ्लक्स कितना पास होगा इस क्यूब के थ्रू वो निकालना है हमें। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरी मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तुम्हें क्या लगता है ये आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए, एक बार सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ, क्या आंसर सही है, क्या आंसर सही है, तय कर लो यार, बी आएगा या ई आएगा, फिर मुझे बताओ, तब तक मैं सो के उठ जाऊंगा। जरा सोच समझ के बताओ। तेरे मस्त मस्त डोनन मेरे दिल को ले गए चैन। पुनी सुपरस्टार। गलत 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 गलत। अरे बेटा सीधी बात है, देखो 500 है तो 500 तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो जितनी फील्ड लाइन यहां से अंदर घुसेगी उतनी ही तो फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेगी, उतनी ही तो फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेगी, बाकी कोई सरफेस एरिया नहीं इफेक्ट होगा, लेकिन यही दो एरिया के लिए बात होगी, यही दो एरिया के लिए बात होगी। ध्यान से देखो, जितनी फील्ड लाइन अंदर घुसेगी उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, जितनी फील्ड लाइन अंदर घुसेगी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, जितनी फील्ड लाइन अंदर घुसेगी उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, है ना, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जितनी फील्ड लाइन, तो नेट फ्लक्स जीरो ही होना है, सही बात है, नेट फ्लक्स जीरो ही होना है, तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। जब तक यहां पर लिखा हुआ है 500 आई के, 500 आई के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है।
अगर मैंने लिख दिया यहां पर 500x तो अब ये यूनिफॉर्म नहीं रही, इसके लिए जीरो आंसर नहीं आएगा। 500x लिख दिया, ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, जीरो आंसर। ये क्या बोल रहा है पता है? ये x पे डिपेंड करेगी, ये चीज x पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो x पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा x पे डिपेंड करेगी। जैसे कि इस पहली सरफेस के लिए पूछे कोई तो x इज इक्वल टू क्या है, x1 इज इक्वल टू 1 है, यहां से ओरिजिन से 1 मीटर है। फिर कोई पूछे इस दूसरी सरफेस के लिए, देखो ध्यान से, ये दूसरी सरफेस के लिए, तो दूसरी सरफेस के लिए ये 1 और ये आया, एक साइड लेंथ भी 1 मीटर है ना, क्यूब की दे रखी, तो 1 + 1 2 मीटर, तो यहां पर x2 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ 2 पॉइंट, बेटा 500 इंटू करके x यानी 2 इंटू करके x यानी 2, तो बेटा ये बन जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। और पहले वाले के लिए कोई पूछे तो ऐसे, E1 इज इक्वल टू 500 इंटू 1, x यानी कि 1, x1 यानी 1, तो ये बेटा बन जाएगा 500 न्यूटन पर कूलम। मतलब कि यहां से घुस रही है कम, लेकिन यहां से बाहर निकल रही है दुगनी, बाहर निकल रही है दुगनी। तो अब नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो सकता, अब नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो सकता। कोई पूछे फ्लक्स इन कितना, तो फ्लक्स इन जो फर्स्ट सरफेस में मिल रहा है वो फ्लक्स इन है, माइनस साइन के साथ लिखेंगे E इंटू ए। क्यों माइनस साइन के साथ लिखा? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखा। कितना है? तो सर E1 यानी कि 500, E1 यानी 500 और एरिया तो 1 का स्क्वायर है, तो एज इट इज लिख लीजिए, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और दूसरी सरफेस के लिए कोई पूछे तो, दूसरी सरफेस के लिए पूछे तो फ्लक्स आउट इज इक्वल टू φ2 लिखेंगे, प्लस में ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया और फील्ड लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1000 है बेटा, तो 1000 इंटू 1 तो 1000 न्यूटन पर कूलम इंटू करके मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स आउट प्लस फ्लक्स इन, दोनों का समेशन, ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो बेटा 500 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या शानदार क्वेश्चन था और क्या सीक्वेंस के साथ में लेके आया हूं, क्या शानदार क्वेश्चन और क्या सीक्वेंस के साथ लेके आया हूं। दोनों क्वेश्चन में बस चेंज देख लीजिए, एक में 500 है, एक में 500x है, एक में 500 है, एक में 500x है। कौन सा पूछा गया था? इन दोनों में से एक भी नहीं पूछा गया था सीबीएसई 2024 में। सीबीएसई 2024 में जो डेटा पूछा गया था ना, वहां पर इन्होंने 0.1 लिखा था, x की वैल्यू कितनी थी, 0.1 थी। जहां जहां मैंने 1 मीटर लिखा है ना, वहां पर इन्होंने 0.1 लिखा था। ठीक है, लेकिन बस मैं तो तुम्हें एक समझाना था मुझे, और कैलकुलेशन कम से कम करके ये कंसेप्ट समझाना था, इसलिए ये बात समझाई। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए, एक शकुनी मामा वाले टिप से हो गया, और दूसरा मास्टर जी ने आपको जो प्रॉपर मेथड बताई है उससे ये चीज हुई है। क्या तुम्हें समझ आया? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 30 सेकंड दे रहा हूं दोनों स्लाइड के लिए। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहां लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। पक्का आगे बढ़ूं? अब मुझे बस एक दो क्वेश्चन और अच्छे करवाने हैं, फिर तुम्हें मतलब शायद ये और इसके बाद वाला एक ही क्वेश्चन है। ओह, ये चीज नहीं दिखानी थी तुम्हें। अरे कुछ नहीं होता, आ जाओ, एक और अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का। पहले तो बताओ ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये देख के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? देख के बता दो। अंश बेटा नेगेटिव में 500 इस वजह से आई क्योंकि वहां पर पहली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। 1000 कैसे आया? 1000 यहां पर ध्यान से देखो, 1000 कैसे आया? 500 और ये x
x क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा, ये x2 लिखा है x की जगह पे, तो x2 यानी 2 है, तो 2 इंटू 500, तो ये बन गया 1000। ओके, ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी देखो ये x की डायरेक्शन में, ये सीधा आई कैप ही है, तो आई कैप के लिए हमें ये जानना चाहिए, आई कैप के लिए हमें ये जानना चाहिए दोस्त कि ये कौन कौन से सरफेस पे अफेक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से देखो आई कैप वाले एरिया वेक्टर जिसमें होगा उसी में अफेक्ट करेगा, ये फर्स्ट और ये दूसरा, ये दो ही पे अफेक्ट करेगा। तो मैं दोनों को रंग से रंगीन कर देता हूं, रंग से भर देता हूं। देखो तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये सेकंड, ठीक है। सेकंड का एरिया वेक्टर ऐसे आएगा A2, ठीक है, और फर्स्ट का एरिया वेक्टर ऐसे पीछे आएगा ऐसे A1। ओके, तो सीधी सी बात है, पहले वाले के लिए फ्लक्स नेगेटिव लिखेंगे, पहले वाले के लिए फ्लक्स नेगेटिव लिखेंगे। ध्यान से देखना, इस पूरे सरफेस के लिए कांस्टेंट है, इस पूरे सरफेस के लिए भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पूरे क्यूब के लिए कांस्टेंट नहीं है, पूरे क्यूब के लिए कांस्टेंट नहीं है। ओके सर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिखेंगे, एरिया A1 लिखेंगे, कोस यहां पर 180 डिग्री होगा इसलिए माइनस साइन आ जाएगी। E1 A1, ध्यान से देखो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 5x² + 2। ओके, और जो एरिया है वो कितना है, तो एरिया को अभी के लिए हम A ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, एरिया को A ही लिख दे, दोनों सरफेस का एरिया तो सेम ही रहेगा ना दोस्त, एरिया में थोड़ी चेंज आएगा। मतलब ये A1 लिखूं या फिर मैं A2 लिखूं, मेरे ख्याल से एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा, एरिया सेम टू सेम ही रहेगा दोनों के लिए, जिसको कॉमन रूप से मैं A लिख दे रहा हूं। एरिया का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम आएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻⁻1 मीटर, और 1 मीटर का स्क्वायर 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो एरिया को मैं A ही लिखता हूं। ओके, कॉमन सेंस, बढ़िया, मतलब थोड़ा समय हमारा बच जाएगा। अब एक बार सोच समझ के बता, यहां x1 में क्या लिखूं, x1 में क्या लिखूं, सेम बात दूसरे वाले के लिए भी आएगी, सेम टू सेम बात दूसरे के लिए भी आएगी। फ्लक्स φ2 = E2, यहां पर E2 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। ओके, E2 कोस 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, और ये प्लस साइन के साथ आ गया। E2 है 5x² + 2 और एरिया को A लिख दिया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा कि ये बताओ कि पहले वाले में x1 क्या लिखूं मैं और दूसरे वाले में x2 क्या लिखूं मैं। तो ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, देखो ध्यान से, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो 0,0 0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, तो पहले वाले के लिए x1 = 0 होगा कि नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है x1 = 0 होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे 5x1 का स्क्वायर और पहला वाला 0, x1 0, तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, बचेगा माइनस में 2a, बचेगा माइनस में 2a। हाँ 0 आएगा। दूसरे के लिए बताओ, x2 बताओ, दिमाग लगा के बताओ ये x2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर x1 तो 0 हो गया, x2 दिमाग लगा के बताओ ये x2 कितना होगा। देखो क्यूब है तो हर एक साइड इक्वल होगी, हर एक साइड इक्वल है, तो एक साइड लेंथ कितनी है -1 मीटर की है, तो x2 की वैल्यू क्या 10⁻⁻1 मीटर नहीं हो जाएगी, 10⁻⁻1 मीटर नहीं हो जाएगी, 10⁻⁻1 होगा, 20 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर लिखो या 10⁻⁻1 मीटर लिखो, अब यहाँ पर ऐसा ही लिखना चाहिए, इसलिए मैं 10⁻⁻1 लिखता हूं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो ऐसे 5 × 10⁻⁻2, ओके, प्लस करके 2 इंटू करके एरिया, तो हम ऐसा लिखते हैं 5 × 10⁻2 इंटू एरिया प्लस करके 2a, ओके। अब हमें निकालना क्या है, नेट फ्लक्स बेटा, नेट फ्लक्स, फ्लक्स टोटल होता क्या है, फ्लक्स जो भी आउट हो रहा है वो, या फ्लक्स 2 ऐसे लिखते हैं, φ1 + φ2,
φ1 की वैल्यू -2 है। अब दूसरा है, ध्यान से देखते जाना, 5 इंटू 10⁻² इंटू एरिया, ओके, प्लस करके 2a। अब जो काटापीटी कर सकते हैं वो कर देते हैं बेटा। -2a डिंग 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 डिंग, +2a डिंग 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 डिंग, मर गया बेटा। बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ 5 इंटू 10⁻² इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है? 10⁻² अगेन, -2 अगेन, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। लो, ये मिला तुम्हें सही उत्तर, ये मिला तुम्हें सही उत्तर। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, जीरो नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन था, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी कैसी है कि जो इस सरफेस के लिए, पर्टिकुलर इस सरफेस के लिए कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो देखो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। यहां मल्टीप्लीकेशन करो, ये पहला पार्ट 0 हुआ, 2 इंटू ए -2a, माइनस साइन पहले से है। फिर यहां पर देखो बारी बारी से मल्टीप्लीकेशन होगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻² लिखा, +2 लिखा, एक बार गया इसके साथ, एक बार गया इसके साथ, ओके। फिर मल्टीप्लीकेशन किया तो 5 इंटू 10⁻² इंटू 1 इंटू ए, और ये 2a। बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जितने हो सके उतने स्टार लगा दो। एक अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, और अगर तुम यही रोने धोने में लग जाओगे, नहीं 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 नहीं, तो कभी नहीं समझ में आएगा। बहुत बेसिक से और बहुत सिंपल तरीके से बताया, हाँ, बहुत बेसिक से बताया। -2 इसलिए आया क्योंकि स्क्वायर करना था, x का स्क्वायर है यहां पर, ये स्क्वायर है। देखो ये इक्वेशन देखो ना, ये इक्वेशन देखो ना मेरे लाल, ये इक्वेशन तो देखो। ये इक्वेशन के अनुसार हमने किया x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। हाँ हाँ, रोना आ गया, रोना आ गया, आ रहे ना बात समझ में? ओके ओके, देखो टॉपिक बहुत शानदार है, बहुत आसान है, लेकिन इस पर बेस्ड सीबीएसई ने बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनको पता है, सबको पता है 5 = E cos थीटा, ये बात सबको पता है। अब एंगल पे घुमाने की कोशिश करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन देंगे, ताकि तुम्हें गुमराह किया जा सके, ताकि तुम्हें फंसाया जा सके। हाँ, तो ये बात दिमाग में रखना। अब क्वेश्चन ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं। एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ने के बजाय एक बार आप पढ़ लो, 30 सेकेंड आप खुद से पढ़ लीजिए, 30 सेकेंड आप खुद से पढ़िए, जो समझ में आए वो दिमाग में याद रखना। मैं फिर समझाता हूं इस क्वेश्चन को। 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड दिमाग में जितना समझ में आए उतना काफी है। बस एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक बार पढ़ लीजिए। Last question of the session, and this question is very unique and also little bit tough, NCERT का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, शायद मैंने 19 में एग्जाम दी थी या 18 में एग्जाम दी थी, शायद 18 में एग्जाम दी थी। 180 इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है और एरिया वेक्टर बाहर की ओर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है, इस वजह से थीटा 0 हुआ, इस वजह से थीटा यहां पर 180 डिग्री हुआ। बहुत बेसिक, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो यहां पर चीजों को पकड़ना, 200 I कैप x ग्रेटर देन 0, मतलब कि x पॉजिटिव हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है। और अगर x नेगेटिव है, देखो x लेसर देन 0, तो x अगर नेगेटिव हो तो उसके लिए -200 है।
-200 है, ठीक है। ओके, अब सिलेंडर की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर वगैरह 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 वगैरह। अब देखो मैं इसको समझाता हूं। एक ऐसा सिलेंडर दे रखा है, एक ऐसा सिलेंडर दे रखा है, ध्यान से देखना, एक ऐसा सिलेंडर दे रखा है, ये सिलेंडर दे रखा है, ओके, ये सिलेंडर दे रखा है ऐसा एक। तुम्हें समझ में ना, परपेंडिकुलर वाला फैक्टर गिना ही नहीं जाता, इसलिए मैं क्यूब में जो सरफेस काम की है वही गिनी है, परपेंडिकुलर के लिए कोई लेना देना है ही नहीं। ये सिलेंडर है अपने पास, ठीक है। सिलेंडर के लिए बताया कि ये पॉइंट जो है ना दोस्त, ये पॉइंट 0 से शुरू हुआ, इसकी टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो राइटवर्ड साइड पे x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिला है, 10 सेंटीमीटर मिला है, और लेफ्टवर्ड साइड पे हमें मिला है x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? क्या है ये इसकी ओरिजिन, ओरिजिन से राइटवर्ड साइड चलोगे क्या मिलेगा, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड साइड चलोगे क्या मिलेगा, -10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देख, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर x पॉजिटिव है तो उसके लिए 200 आई कैप, पॉजिटिव हुआ, आई कैप मतलब पॉजिटिव, और दूसरा x अगर नेगेटिव है तो 200 लेकिन माइनस साइन के साथ है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों केस में से ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और नेगेटिव x वाले के लिए यानी कि -10 सेंटीमीटर के लिए नेगेटिव x की डायरेक्शन में। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे बेटा सावन की बेटा इतनी बात समझ में आई तो बोल बेटा स्वाहा। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता कि यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, ये θ1 कितना होगा और यहां पर θ2 क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में बता। लो ये बता दिया तो समझ लो तुमने क्वेश्चन का सार समझ लिया, इतना बता दिया तो तुम्हें क्वेश्चन का सार समझ लिया। ध्यान से देख के बताओ θ1 क्या होगा और θ2 क्या होगा दोनों के लिए। अब तक हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सेक्शन से अंदर घुस रही थी, एरिया वेक्टर बाहर की ओर था। अब तक हमने ये चीजें देखी थी, अब तक हमने ये चीजें देखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में तो है ही है, एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, जिस वजह से आपको दोनों केस में थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है, काम हो गया अपना, काम हो गया अपना। निकालना क्या है हमें, किसी एक के लिए निकाल लीजिए, किसी एक के लिए फ्लक्स निकाल लीजिए। तो मैं पहले है ना, पहले फ्लैट सरफेस या φ1 या φ2 के लिए निकालता हूं, तो φ1 के लिए निकालता हूं, दोनों केस के लिए इक्वल ही मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखो, φ1 और φ2 के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल सेम सेम है, तो E A cos थीटा लिख लो, E A cos 0 कर लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 दे रखी है, एरिया निकालना है तो इस फ्लैट सरफेस का एरिया कितना आएगा, पाई आर का स्क्वायर, आर रेडियस इसकी दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से दे रखी है, पढ़ते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस इसकी दे रखी है, 5 का स्क्वायर यानी 25 और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴ कर देंगे, -2 आता है, स्क्वायर किया -4 आ जाएगा, तो 25 पाई इंटू 10⁻⁴ यह आया मीटर स्क्वायर। पुट कर दीजिए, यहां पर बात को खत्म कर दीजिए, ज्यादा खींचने से कोई मतलब नहीं है। जो भी बात थी वो क्वेश्चन समझने की थी, क्वेश्चन सोल्व करने की नहीं थी, क्वेश्चन सोल्व करने की झंझट नहीं थी, क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्वेश्चन को समझने की बात थी। 25 2 50, ठीक है सर, और पीछे 1 2 मिंडू हमने लगा दिए, पाई एज इट इज आया, 10⁻⁴ किया। अब -4 है और 3 मिंडू है तो हम इसको 0.5 पाई लिख लेते हैं, 0.5 पाई लिख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया सर। तो ये π/2 आंसर आया, π/2, पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं 3.27 करके, 3.14 करके, ये आया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स φ1 के लिए आया और φ2 के लिए भी इतना ही आया। अब ध्यान से पढ़ो कि हमें क्वेश्चंस में दिया क्या है और पूछा क्या है, सुनना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस, क्या आंसर आया, हाँ, दोनों के लिए कितना मिलेगा, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू π/2
न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ अ सिलेंडर। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, आज तक मैंने कभी ये साइड वाले की तो बात की ही नहीं है। एक बार सोच समझ के बताओ, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका, ये जो कर्व्ड पाथ है इसका, इसके लिए फ्लक्स कितना मिलेगा यार, इसके लिए फ्लक्स कितना मिलेगा, इसके लिए फ्लक्स कितना मिलेगा। हो 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 हो। जीरो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ही खुद ऐसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही ऐसे पॉजिटिव में बाहर निकलती हुई, यहां से ऐसे नेगेटिव में बाहर निकलती हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा फ्लैट सरफेस पे से ही बाहर निकल रही है, यहां तो परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो सीधी समझने वाली बात इतनी हो जाएगी कि सर जो साइड की सरफेस है ना, जो ये कर्व्ड सरफेस है, वहां पर किसी भी प्रकार का हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा, तो जीरो बन गया। ओके। तीसरा, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ दिस सिलेंडर। नेट आउटवर्ड फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो दोनों का समेशन कर लीजिए, सिंपल बेटा। पहली सरफेस दूसरी सरफेस, पहली सरफेस के लिए पाई/2, दूसरी सरफेस के लिए भी पाई/2, तो बेटा ये पाई बन गया। अब पाई मतलब 180 डिग्री नहीं लिखना है, पाई 3.14 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट में पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, जिसके लिए आपको देखना होगा लेक्चर नंबर 8, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है गोस बाबा के लॉ की। तो गोस लॉ अगले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। मैंने अगेन बताया कि 3 स्टार क्वेश्चन था, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सभी में अगर कोई सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो वो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको अच्छे से वापस रिवाइज करना। लास्ट के 2 क्वेश्चन करवाए बहुत शानदार थे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के थे, कि जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है आजकल, पहले इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब पूछे जा रहे हैं, ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं। वो EA cos थीटा वाला फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन क्या चाहता है सीबीएसई कि जो सबको ना पता हो, जिसने मेहनत की हो, कि जिसने किसी भी तरह से घुमा ले कंसेप्ट को लेकिन फिर भी आंसर तक पहुंचने की कला सीखी हो, वैसे क्वेश्चंस को पूछता है। तो ये वाले जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो खास करके करना, दिमाग लगाना और साथ साथ पीसीबी भी करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में भी देके जा रहा हूं, ये क्वेश्चन लिखना तुम्हारे लिए होमवर्क में। सेम सीबीएसई ने पूछा था 2024 में, इसी वैरायटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की बात। इसी के साथ हम आज का सेशन करते हैं स्वाहा। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखो अपना, खुश रहो और खुश रहने दो।